नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लास में चर्चा का जो बिंदु है वो आज पूरे भारत के अंदर फैला हुआ बिंदु है और वो है यूजीसी का नया बिल। हम सब जानते हैं कि यूजीसी ने अभी 13 जनवरी 2026 के दिन एक नया बिल, एक नोटिफिकेशन जारी किया था और ये सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर लागू होने वाला बिल था। और इस बिल के बारे में जैसे ही बिल पास हुआ तो लोगों तक जिस तरीके से जानकारी पहुंचती गई उस हिसाब से लोगों ने इसका विरोध भी किया। और हम जैसा कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, तो आज की हमारी क्लास में इस टॉपिक पर उन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जो कि अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं तो उन तमाम फैक्ट को भी जान पाए और देश में अगर विरोध हो रहा है तो विरोध को भी समझे कि लोग विरोध करने वाले क्या विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पूरा मुद्दा बिना किसी राजनीतिक या मीडिया वाली चर्चाओं के हम इसे अपने एक सिंपल और क्लियर कॉन्सेप्ट करने के लिए इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यानी कि हम ये जानेंगे कि बिल क्या है, क्यों है और अगर विरोध है तो विरोध किस बात का है और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इसका अंत में समाधान क्या हो सकता है। तो आइए हम हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इस बिल के बारे में क्या क्या प्रावधान है जो स्पेशल है। फिर सबसे पहली चीज, इस बिल का नाम क्या है? यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिल क्यों लाया गया होगा। प्रमोशन ऑफ इक्विटी यानी कि समानता को बढ़ावा देने वाला बिल है। यानी कि समानता को बढ़ावा देने के लिए इसे एक जो शॉर्ट में नाम यूज होता है इसके लिए वो है एंटी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव का विरोध करने वाला, भेदभाव को मिटाने वाला एक बिल लाया गया। बिल के पीछे का औचित्य क्या है कि भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उनके अंदर जातिगत भेदभाव जैसा कोई भेदभाव ना बचे और वो ऐसी यूनिवर्सिटीज में समानता के साथ जी सके, इसके लिए यूजीसी जैसी संस्था ने अक्सर प्रयास करती रहती है। हम जानते हैं कॉलेजों के अंदर अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां पर किसी एक जाति विशेष के व्यक्ति के साथ उसको प्रताड़ित किया जाता है, यहां तक कि कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट जैसे प्रयास भी देखने को मिलते हैं और ऐसे मामले आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। और किसी के साथ जाति की वजह से अत्याचार होना या फिर उसको प्रताड़ित करना या फिर उस व्यक्ति को मार देना या फिर मारने के लिए मजबूर कर देना सच में अपने आप में एक प्रकार का क्राइम ही होता है। और इस क्राइम को रोकने के लिए यूजीसी जैसी संस्थाएं अक्सर प्रयास करती है। इनके प्रयास के तहत इन्होंने 2012 में एक बिल पारित किया और उस बिल का मकसद था कि ऐसी संस्थानों में जातिगत भेदभाव ना हो। लेकिन 2012 के बाद में भी ऐसे कांड होते गए और अभी हाल ही में दिल्ली में भी एक कांड सुर्खियों में आया था कि एक जाति विशेष के व्यक्ति होने की वजह से उसने सुसाइड किया या फिर उसको मार दिया गया या फिर किसी लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं। ये सब कुछ जाति को आधार बनाकर किया जाता है। तो ऐसे मामलों में यूजीसी ने अभी 2026 के अंदर एक नया बिल पारित किया। देखते हैं इसके बारे में। पहला फैक्ट तो ये है कि कब जारी हुआ, 13 जनवरी 2026 के दिन। आधार क्या है? भेदभाव को मिटाना। और भेदभाव के लिए कौन कौन से टर्म यूज हुए हैं? जाति के आधार पर कोई भेदभाव हो उसे मिटाओ, धर्म के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया जाता है उसे रोको, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और विकलांगता के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जाति, धर्म, लिंग और विकलांगता के आधार पर इन संस्थानों में यानी कि इंस्टीट्यूशन में और कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर इस आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए यूजीसी ने अभी 2026 में एक बिल पारित किया। बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं ये बिल किस बिल की जगह आया। तो ये ध्यान में रखना, इससे पहले जो बिल था वो 2012 में आया था। 2012 वाले बिल में भी कुछ कमियां रही होगी, उन कमियों को पूर्ति करने के लिए 2026 में नया बिल आया। तो किसकी जगह आया? यानी कि अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता तो वो ये पूछा जा सकता है कि यूजीसी बिल 2026 किस बिल की जगह पर आया, किस रेगुलेशन नियम की जगह पर आया? तो 2012 वाले की जगह पर आया। अब देखते हैं कि इसके प्रावधान क्या है, इसमें ऐसी कौन कौन सी विशेष बातें डाली गई जिसकी वजह से संस्थानें भी विरोध कर रही हैं और कुछ वर्ग विशेष के लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो उसे देखते हैं। प्रावधान पहला क्या कहता है? प्रत्येक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर अनिवार्य रूप से एक ईओसी का गठन किया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, यानी कि समान अवसर केंद्र की स्थापना करो। पहला प्रावधान यह है कि प्रत्येक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आप एक ईओसी सेंटर की स्थापना करो। ठीक है, और ये क्या है, किसके लिए है? और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए। और दूसरा फैक्ट है कि ये अनिवार्य है कि आप प्रत्येक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एक ईओसी का गठन तो डेफिनेटली करोगे। और ये जो ईओसी हैं
ये किन लोगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं? वो हैं वंचित वर्ग के लिए। अब सवाल उठा कि वंचित वर्ग के अंदर आपने किस किस को ऐड किया, तो जिन जिन लोगों को वंचित वर्ग में ऐड किया गया है उनमें पहला वर्ग है एससी, फिर है एसटी, फिर है ओबीसी, फिर है महिला और उसके बाद है दिव्यांग। इन लोगों को वंचित वर्ग बोला गया। ठीक है, आपको इन पांचों के नाम ध्यान में रखने, विरोध के टाइम हम देख लेंगे कहां गड़बड़ हुई। तो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग को वंचित वर्ग माना गया। ठीक है, और इन वंचित वर्गों को समान अवसर दिलाने के लिए प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर एक आप ईओसी का गठन करो, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाओ। ठीक है, और इस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के अधीन आप एक ईसी का गठन करो, यानी कि इक्विटी कमिटी बनाओ। इक्विटी कमिटी का मतलब हो समता समिति का गठन करो, यानी कि दूसरा काम क्या है, पहला ईओसी का गठन करो, इस ईओसी के अधीन आप एक इक्विटी कमिटी यानी कि ईसी का गठन करो, जिसका मतलब हो समता समिति। समता समिति बनाओ। इस समता समिति ये भी प्रत्येक कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर होगी, और इस समता कमिटी के अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे या तो वाइस प्रिंसिपल या वाइस चेयरपर्सन या फिर जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी कि उस संस्थान का जो व्यक्ति प्रमुख है वही इस ईसी की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, और इसके अन्य सदस्य कौन होंगे? इसके अन्य सदस्य यानी कि एक तो प्रिंसिपल या वाइस चेयरपर्सन जो भी हैं, चेयरमैन चेयरपर्सन, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अन्य सदस्य कौन होंगे? इसके अन्य सदस्य वही होंगे जिनको वंचित समूह के अंदर शामिल किया गया। ओके, तो ये इसी के बारे में फैक्ट है कि इस इसी के अंदर अध्यक्षता करेंगे संस्थान प्रमुख, और सदस्य कौन होंगे? वंचित समूह के, जिसके अंदर वंचित समूह के प्रतिनिधि आएंगे। तो यहां पर आएंगे प्रतिनिधि। ठीक है, ये दूसरी बात भी क्लियर होगी कि आने वाले कौन है? प्रतिनिधि आएंगे वंचित समूहों के और अध्यक्षता करेंगे संस्थान प्रमुख। धन्यवाद। उसके बाद अब इसके अंदर, इस बिल के अंदर भेदभाव को थोड़ा और डीप जाकर डिफाइन किया गया है, यानी कि भेदभाव को डिफाइन करने की कोशिश की गई है और भेदभाव को अप्रत्यक्ष स्तर पर भी प्रयास किया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अप्रत्यक्ष स्तर पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अप्रत्यक्ष स्तर का क्या मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप डायरेक्टली भेदभाव का मतलब है कि उसे अपने पास मत आने दो, उसे दूर ही रखो, यानी कि और उसको मतलब जानबूझकर उसको उसकी अवहेलना करना, उसे दूर करने का प्रयास करना, या फिर किसी व्यक्ति विशेष ने मतलब एक जाति विशेष के व्यक्ति ने किसी पात्र को टच किया तो आप फिर उस पात्र को टच भी ना करो, ये होता है प्रत्यक्ष भेदभाव करना। और अप्रत्यक्ष भेदभाव जिसके लिए दूसरा टर्म यूज किया गया है माइक्रो एग्रेशन। माइक्रो एग्रेशन का मतलब हुआ कि आप उस व्यक्ति के साथ न केवल प्रत्यक्ष रूप से भेदभाव करो, जबकि आप अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आपने अगर किसी व्यक्ति से जानबूझकर उसकी जाति भी पूछी है तो भी ये क्या है? माइक्रो एग्रेशन है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, वरना आपको जाति पूछने की जरूरत ही कहां थी। उस व्यक्ति ने आपका नाम बता दिया, वो एक स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट की अपने आप में स्टूडेंट एक वर्ग में काउंट होता है, तो फिर आपने उसकी जाति पूछी क्यों? अगर आप जाति पूछ रहे हो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, यानी कि आप अपने आप को उच्च जाति को मानते हो और दूसरे सभी व्यक्तियों को अपने आप से निम्न जाति के मानते हो। इसलिए यहाँ पर एक नया टर्म यूज किया गया है, इसे बोलते हैं माइक्रो एग्रेशन, यानी कि आप किसी व्यक्ति से जाति भी पूछ रहे हो, इसका मतलब आपके मन में जातिगत भेदभाव वाला कीड़ा जिंदा है, इसे बोला गया है माइक्रो एग्रेशन। और फिर इस बिल की अन्य एक और विशेष प्रावधान है, वो क्या है कि इस बिल ने ओबीसी को भी सुरक्षा प्रदान की है। 2012 वाले बिल में एससी एसटी को ही विशेष रूप से फोकस किया गया था, लेकिन इस बार बिल के अंदर ओबीसी को भी सुरक्षा प्रदान की गई है। ओके, और लास्ट प्रावधान है, पांचवा विशेष प्रावधान, वो कहता है कि 24/7, यानी कि आप कभी भी आपके साथ भेदभाव होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये इसका पांचवा विशेष प्रावधान था, और इन सभी प्रावधानों को कॉलेजों पर लागू करने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, अब अगर किसी संस्थान ने ऐसा नहीं किया, यानी ईओसी का गठन नहीं किया, ईसी का गठन नहीं किया, या फिर किसी बच्चे ने उनके सामने शिकायत दर्ज की फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो सजा का भी प्रावधान है। और सजा क्या है कि यूजीसी चाहे तो उस कॉलेज या संस्थान को अनुदान देना बंद कर सकता है, यहां तक कि उस संस्थान की मान्यता भी रद्द कर सकते हैं। और इन शॉर्ट कहा जाए तो इन सभी के पीछे कारण किसको बताए गए हैं? जो संस्थान प्रमुख हैं, उस संस्थान प्रमुख को ही इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये इस बिल का अंतिम और मुख्य प्रावधान था कि अगर
उस संस्थान के अंदर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो उस भेदभाव के दौरान किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, किस पर डाली जाएगी, संस्थान प्रमुख पर। ये इतने प्रावधान हैं जो यूजीसी के बिल में, कुछ अच्छे भी प्रावधान हैं, कुछ हो सकता है इसके अंदर विवाद होने वाले बिंदु बनते हैं। तो अब देखते हैं वो विवाद वाले बिंदु क्या हैं, यानी कि हमारा नेक्स्ट और अंतिम मुख्य बिंदु है जिसको जानना हम सबके लिए जरूरी है, वो है विवाद। अब किस किस बिंदुओं पर विवाद बना, तो विवाद कहां कहां उठ रहा है, इनको वापस प्रावधानों को देखते हैं। पहला देखते हैं वंचित समूह। वंचित समूह के अंदर आपने एससी को डाला, एसटी को डाला, ओबीसी को भी डाला और महिलाओं को डाला, दिव्यांग को डाला। थर्ड जेंडर कहां है? थर्ड जेंडर के साथ भेदभाव नहीं होता क्या? थर्ड जेंडर वो जेंडर है जिसके साथ तो इतनी गहराई तक का भेदभाव होता है कि अगर आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपकी पास वाली सीट पर थर्ड जेंडर आकर बैठता है तो आप मन ही मन में सोचने लगते हो कि काश दूसरी वाली सीट खाली हो जाए और मैं वहां पर जाकर बैठ जाऊं। तो उनके भेदभाव का स्तर किस स्तर पर उनके साथ भेदभाव होता है, उनके बारे में आपने स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं किया? क्या आप मानते हैं कि इनके साथ भेदभाव नहीं होता? तो पहला प्रश्न तो यहीं पर उठ गया कि थर्ड जेंडर के बारे में आप स्पष्ट रूप से इसके अंदर आपको एंट्री करवानी चाहिए थी। जब थर्ड जेंडर को हमारे देश के अंदर मान्यता ही दे दी है तो फिर यहाँ संरक्षण की बात आई तो फिर आप पीछे कैसे मुड़ सकते हो? तो पहला काम तो आप उनके बारे में बात कीजिए। और दूसरा, समान अवसर के अंदर है, सबको समान अवसर दिया जाएगा तो फिर जनरल कैटेगरी कहां गई? क्या आप ऐसा मानते हैं कि जनरल के साथ कभी भेदभाव नहीं होता? तो ये गलत बात है। जहां पर जिस समूह के लोग ज्यादा होते हैं वो कम समूह, जिस संस्थान के अंदर कम आबादी वाले या कम लोगों वाला जो समूह होगा उसके साथ भेदभाव होगा और ये डेफिनेटली होगा। तो आपने इनके साथ तो इनके बारे में वंचित समूह के अंदर नहीं डाला। एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि जनरल को डालने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन थर्ड जेंडर को तो डाल सकते थे, नहीं डाला। उसके बाद आप एक कमेटी बना रहे हो, समता कमेटी, यानी कि इक्विटी प्रदान कर रहे हो, समानता की बात हो रही है और इसके अंदर प्रतिनिधित्व किस किस को दिया? वाइस प्रिंसिपल को दिया, वंचित समूह को दिया। वंचित समूह में कौन कौन आते हैं? यही लोग आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग। ना थर्ड जेंडर इसके अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ना ही जनरल का। तो ये कैसे समानता है भाई? आप अगर समानता लाना चाहते हो तो समानता के लिए कम से कम इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो बताएगा कि ये इस भेदभाव के अंदर भाई सभी समूह के लोग होंगे। तो एक दो ही तो प्रतिनिधि दूसरे वर्ग के आएंगे, यानी कि जनरल का या थर्ड जेंडर का भी एक एक आएगा, एक एक ही एससी का आएगा, एक एसटी, एक महिला, एक दिव्यांग, एक थर्ड जेंडर भी आता, एक जनरल का भी आता। तो बहुमत तो ऑटोमेटिकली दूसरों का ही होता, जो सच होता उसी के साथ बहुमत होता। तो फिर यहाँ आपने इक्विटी कमेटी बनाकर उसके अंदर इक्विटी नहीं दी, तो ये तो आप इनडायरेक्टली अब भेदभाव कर रहे हो कि आपने इनको कोई प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं। ये एक विवाद का कारण बना, इसलिए लोग विवाद के लिए खड़े हुए, यानी कि इक्विटी कमेटी के अंदर कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसका मतलब तो आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि संपूर्ण भेदभाव का कारण केवल और केवल जनरल लोग हैं। तो अगर ऐसा है तो आप हमें हमारी समाज के अंदर थोड़ा गहराई में जाकर देखना चाहिए कि समाज में किस स्तर का भेदभाव जिंदा है। महिलाओं के साथ तो डेफिनेटली सभी प्रकार का भेदभाव है और सभी जाति, वर्ग, कास्ट में ये जिंदा है, ठीक है। लेकिन अगर हम गहराई में देखें हमारे समाज को, तो हमारी समाज की विशेषता ये है कि हमारा समाज जातियों में विभाजित है। हर जाति अपने से नीची एक जाति बता सकती है जिसके साथ वो भेदभाव करते हैं। तो केवल जनरल ही नहीं, जनरल तो हो सकता है कि ओबीसी वालों के साथ घुल मिलकर रहते होंगे, ओबीसी के घर में खाना पीना भी करते हैं। ये तो जनरल की मतलब है, फीचर है जनरल के अंदर कि वो ओबीसी के साथ घुल मिल सकते हैं। लेकिन एससी वाले क्या एसटी के साथ भेदभाव नहीं करते? तो फिर अगर एसटी के व्यक्ति के साथ में एससी के व्यक्ति ने भेदभाव किया तो क्या उसको फिर उसके लिए वही सजा है या फिर केवल जनरल के लिए ही सजा बनाएगी? तो ऐसे कुछ बिंदु है जो कि इस भेदभाव को अधूरा परिभाषित करते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से इसे डिफाइन नहीं करते। भारत के अंदर जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा गहराई में पहुंचा हुआ है और विशेषता ये है कि हर जाति, अब किसी भी जाति से जाकर पूछ लेना, वो अपने से नीचे एक और जाति बता देगी जिसके साथ उनका घुलना मिलना बंद है। तो फिर एक ही वर्ग को आप जिम्मेदार नहीं मान सकते, जबकि यहाँ पर डायरेक्टली यही विशेषताएं हैं कि जनरल ही भेदभाव करता है, ये कारण बना। उसके बाद ये तो अच्छी बात है कि आपने भेदभाव को अप्रत्यक्ष रूप से भी डिफाइन किया है कि माइक्रो एग्रेशन की बात हो रही है, यानी कि आपने बहुत अच्छी विशेषता डाली है, यानी कि पॉइंट डाला है कि आप किसी से जाति पूछते हो तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि आपके अंदर
भेदभाव का कोई कीड़ा जिंदा है इसलिए आप जाति पूछ रहे हो। ये बात तो बहुत अच्छी थी कि आप जाति पूछने ही ना दीजिए, ये अच्छा प्रावधान था। उसके बाद आपने ओबीसी को भी संरक्षण दिया, ओबीसी को संरक्षण दिया तो यहाँ भी तो वही बात आ रही है कि जनरल का क्या हुआ, क्या ओबीसी के साथ जनरल भेदभाव करता है या फिर ओबीसी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता? तो ये गलत बात है, भेदभाव तो इस स्तर का भी होता है। और उसके बाद ये अच्छा प्रावधान है 24/7 आप कभी भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हो। फिर आते हैं सजा वाले में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब संस्थानों को क्या दिक्कत है? संस्थानों को दिक्कत है कि हर छोटी सी बात के लिए कमेटी बैठाना, रिपोर्ट जारी करना और उसका फिर विवाद निपटान करना कोई अच्छी चीज तो है नहीं, ये एक प्रशासनिक बर्डन हो गया है। इसलिए संस्थानें बोल रही हैं कि आप इसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए कि इतने बर्डन नहीं चले जा सकते। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने किसी से जाति पूछ ली तो अब इस बात के लिए कमेटी बैठाना और फिर कमेटी द्वारा इस पर रिपोर्ट जारी करना, ये एक प्रकार का बर्डन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जब सख्ताई ज्यादा आती है तो बर्डन और ज्यादा बढ़ जाता है या फिर गुप्त रूप से भेदभाव ज्यादा बढ़ने लगते हैं। और इन शॉर्ट कहा जाए तो फिर जब सख्त नियम बनते हैं तो उसके खिलाफ, उसके विरोध में जो समूह इससे प्रताड़ित होगा उस समूह के मन में वैर भाव भी ज्यादा उत्पन्न होता है। तो इसलिए इन चीजों पर भी फोकस करना चाहिए था कि भेदभाव को डिफाइन तो करना चाहिए, लोगों के अंदर शुरुआती स्टेप से ही जाति के खिलाफ में हमें समझ विकसित करनी चाहिए थी, न कि सीधा कॉलेज स्तर पर। कॉलेज स्तर पर तो वो हमारे अब तक तो डीएनए में यानी कि जीन में पहुंच चुका है ये भेदभाव, तो इसको इतना आसानी से मिटाया नहीं जा सकता, इसे इतना सख्त भी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि जब आप भेदभाव की बात करते हैं तो भेदभाव केवल एक वर्ग पर दोष ना डालिए, भेदभाव हर स्तर पर पहुंचा हुआ है तो उस हर स्तर को देखिए और उस स्तर से ही भेदभाव को मिटाना शुरू कीजिए। यानी कि भेदभाव केवल एक जाति विशेष के व्यक्ति के साथ नहीं होता, हर जाति दूसरी जाति के साथ भेदभाव करती है, इसे भी नोटिस कीजिए। और उसके बाद सभी को एक समान मानिए, यानी कि सब एक जैसे हैं भेदभाव करने के मामले में। केवल जनरल इसलिए ज्यादा सुर्खियों में रहता है क्योंकि जनरल सबके साथ भेदभाव करता है, इसलिए यानी कि जनरल दिखाई देता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि भेदभाव हर स्तर पर होता है, हर जाति के अंदर होता है। एक जाति अपने से नीचे जरूर जाति बता देगी जिसके साथ वो भेदभाव करती है, तो फिर दोष केवल एक पर ही डालना समझदारी नहीं है। अब इन शॉर्ट में देखा जाए 3-4 पॉइंट कि कहां विवाद है। पहला, ईसी बना, इसी के अंदर जनरल को प्रतिनिधित्व नहीं है, ना ही थर्ड जेंडर को है, तो ये एक कारण है विवाद का। और दूसरा देखा जाए तो कि संस्थानों पर अतिरिक्त बर्डन दिया जा रहा है, तो ये भी गलत बात है। तीसरा, ईओसी के अंदर आप समान अवसर की बात करते हैं लेकिन वंचित समूहों के अंदर आपने ओबीसी को भी डाल रखा है लेकिन जनरल के बारे में कोई प्रावधान नहीं है और बाकी बातें अच्छी प्रावधान है। तो ये था टोटल बिल और इस बिल से रिलेटेड तमाम बिंदु हैं और इनके बारे में जैसी मेरी अपनी समझ है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके बारे में व्याख्यान देने की कोशिश की है। आई होप कि ये आपकी इस बिल और विवाद के बारे में समझ को थोड़ी बेटर बनाएगा, आप एग्जैक्ट तथ्यों को समझ पाएं और उसके अकॉर्डिंग अपना पक्ष में या फिर विपक्ष में आप जैसा भी अपना मत रखते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिससे कि यूट्यूब आगे भी इन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।